इंडिया टीवी। तो जिस मंच के सजने का इंतजार किया जा रहा था, उस मंच को सजाने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे बीच में आ गए हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं रोहन गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत करिए। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा जगदीश जी आपसे ही है। गुजरात में माहौल केવું છે? गुजरात में माहौल खूब सरस है। बहुत अच्छा माहौल गुजरात के अंदर दिख रहा है और ये माहौल 2012 से भी अच्छा, 2017 से भी अच्छा, तो 2022 का चुनाव पूरा डिफरेंट तरफ का चुनाव है। रोहन जी, आपके लिए माहौल कैसा है गुजरात का? इनके लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए, माहौल जनता तय करती है। माहौल जनता इस प्रकार से तय करती है कि 5 साल में जो सरकार थी, जो भी वादे किए गए, क्या वो पूरे किए गए? क्या जनता खुश है? क्या जनता को जो चाहिए था वो मिला? क्या महंगाई नहीं है? तो ये सारी जो चीजें हैं वो देख के, जो जनता का मूड देख के हमको लगता है कि हमारा माहौल अच्छा है। और पिछले दिनों में जो घटना हुई है, काफी ऐसी घटना हुई है कि जिस जनता ने 27 साल तक भाजपा को प्यार दिया, कहीं न कहीं उसके विश्वास पे, कहीं न कहीं जिस प्रकार का एक विश्वास था उसके ऊपर वार हुआ है और जनता नाराज है। तो देखिए, जनता तो आज हमारे बीच में है। जनता से ही जानेंगे कि जनता ने किसके लिए माहौल अच्छा कर रखा है। लेकिन उससे पहले चूंकि मुद्दों की चर्चा हुई है, तो विश्वकर्मा जी, क्या मुद्दे गुजरात के आपके लिहाज से हैं? चूंकि कांग्रेस का तो आरोप है कि 27 साल का आपका जो ये गुजरात मॉडल है वो पूरी तरीके से फेल है। काफी अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि गुजरात की राजनीति, विकास की राजनीति बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी वडाप्रधान जी ने प्रांतवाद, जातवाद सारे मुद्दे पीछे छोड़कर विकास की राजनीति को महत्व दिया। और ये गुजरात का मॉडल, विकास मॉडल, सिर्फ गुजरात की जनता ने नहीं बल्कि पूरे देश की जनता ने काफी इजीली इसका एक्सेप्टेंस किया। इसीलिए गुजरात के अंदर 27 साल से भाजपा की सरकार बन रही है, बार बार बन रही है और 2022 में बनेगी। जैसे ही केंद्र के अंदर 2 बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और आने वाले दिनों के 2024 में भी विकास के मुद्दे पर हम लड़ेंगे और भाजपा की सरकार ही बनेगी। तो ये 27 साल का सूखा, रोहन जी, खत्म हो रहा है इस बार की नहीं? बिल्कुल, जनता ने तय कर लिया है कि ये सूखा खत्म होगा। और क्यों होगा? अभी हमने पिछले ही दिनों पहले एक घटना देखी मोरबी की। 135 लोगों की, मैं बोलूंगा, हत्या हुई। कल हाईकोर्ट ने, अगर आपने हाईकोर्ट का पूरा ऑर्डर देखा हो, हाईकोर्ट ने कहा कि जो ब्रिज 2021 में ये कहा गया कि डेंजरस है, फिर भी उसको चलाने दिया गया। ना सरकार के पास कोई जवाब है, ना कॉन्ट्रैक्टर की गिरफ्तारी हुई है। तो गुजरात की जनता ने देखा कि जिनको हमने 27 साल तक प्यार दिया, उनकी असंवेदनशीलता क्या है। वो मोरबी कांड की बात, तो उसके पहले मैं थोड़े 3 महीने पहले चले जाऊं, 75 से ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब कांड में हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। पेपर लीक में बता रहा हूं, 22 पेपर यहाँ पे सारे मैं देख रहा हूं, विद्यार्थी बैठे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। पहली बार गुजरात में हुआ है कि 22 पेपर लीक हुए हो, कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हुआ। ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूं, आज गुजरात के जो भी माता पिता हैं सारे परेशान हैं। जिस प्रकार से ड्रग्स का यहाँ पे कारोबार बढ़ा है, जिस प्रकार से ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस गुजरात ने भाजपा पे 27 साल भरोसा किया, विश्वास किया, उनके साथ विश्वासघात हुआ है और उस विश्वासघात का बदला इस बार गुजरात ने लेने का तय कर लिया। आपने बच्चों का जिक्र किया है, तो हमारे साथ यहाँ पर युवा भी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आपके जो बात आप कर रहे हैं उनमें कितना दम है, या जो बीजेपी बात कर रही है कितना दम है। कौन सवाल करना चाहेगा? खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। देवजानी। क्या करते हैं आप? हम कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ाई करते, सिल्वर ऑक यूनिवर्सिटी। अच्छा, सबसे ज्यादा बात युवाओं की और रोजगार की, बेरोजगारी की यहाँ पर खड़ी हो रही है। रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं कुछ नहीं किया सरकार ने, कि आपके क्या मुद्दे? रोहन जी ने ऐसा कहा कि वो मोरबी कांड की बात कर रहे हैं, पर उनकी पूरी गलती है, क्योंकि वो ब्रिज पे जितने लोग कैपेसिटी थी उससे भी डबल नहीं ट्रिपल लोग थे, तो वहाँ पे पर उनकी बात गलत है। किसकी बात गलत है? कांग्रेस की बात गलत है, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की होनी चाहिए, जितना मैं समझी हूँ। विश्वकर्मा जी, इस बात का जवाब आप दे दीजिए। आपको भी सवाल पूछना है, मैं एक एक करके आपके पास आऊँ। मेरा सवाल है, आज दोनों पार्टी से नेता आए हैं और
आज रोहन जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि इधर विद्यार्थियों के फ्यूचर का क्या होगा। तो आज आप दोनों पार्टियों से पूछना चाहूंगा कि एजुकेशन के मुद्दे पर बात तो बहुत कुछ होती है कि हम ये पॉलिसी लागू कर देंगे, हम ये कर देंगे, कोई फुल प्रूफ प्लान आपका क्या है अगले 5 साल में अगर आपकी सरकार बनती है तो एजुकेशन पे क्या काम करेंगे ताकि आज गुजरात के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और गुजरात में ही इतना एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आगे आए। तो आपका क्या प्लान है? तो देखिए, 2 सवाल यहाँ पर हैं। सवाल मोरबी को लेकर है और सवाल शिक्षा को लेकर है। तो विश्वकर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो मोरबी में हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस बार बार पूछ रही है, आप एफआईआर में किसी का नाम नहीं डालते हैं, किसी की आप जवाबदेही तय नहीं करते हैं। मोरबी की घटना काफी अत्यंत दुखद घटना है। ये फोरम नहीं है चर्चा करने का, फिर भी ये मुद्दा छिड़ाया तो जरूर कहूंगा कि जैसे ये घटना का सरकार को पता चला, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी को पता चला, उसी दिन उसी दौरान देश के यशस्वी वडाप्रधान जी दूसरे ही दिन वहां दौरे पर गए। उन्होंने सूचनाएं दी। मुख्यमंत्री और हमारे राज्य गृह मंत्री माननीय हर्ष भाई, ऋषिकेश भाई, जीतू भाई, चारों मंत्रियां और ब्रिजेश मिर्जा जी, सारे के सारे मंत्रियां, 5 मंत्रियां लगातार 2 दिन तक जहां कार्रवाई हो रही थी वहीं पर पूरी रात जगकर जितने लोग ब्रिज के नीचे इफेक्टेड हुए थे उनको बाहर निकालने की ट्राई किया, जो लोग हॉस्पिटल में थे उनको ट्रीटमेंट देने का ट्राई किया। और ऐसा कौन सा देश का बड़ा प्रधान जी होगा जिन्होंने कोई भी घटना पर नहीं, एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? सवाल रोहन गुप्ता जी बार-बार ये पूछ रहे हैं। सरकार ने गृह डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली एक्शंस लिए हैं जिन पर एक्शन होने चाहिए। जिन्होंने अभी किसी ने बताया कि वहां ओवरलोडिंग था, मैं वो मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहता हूं, मगर मैं आज ये कहना चाहूंगा जो जो लोग इफेक्टेड थे वहां पे हम लोगों ने उन पे एफआरआई की है और आने वाले दिनों के अंदर आगे भी एफआरआई होगी। ठीक है रोहन जी, शिक्षा की बात भी यहाँ पर युवा ने उठाई कि कांग्रेस का क्या रोड मैप होगा? मैं पहले इनका एक जवाब दे दूं। देखिए, असंवेदनशीलता जो मैंने मेरी बात की शुरुआत की, मैंने क्यों कहा? आज इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, ये नहीं कहा कि जो 135 लोगों की जो मृत्यु हुई है जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे थे उनके परिवार को क्या मिला। जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है, क्या आप लगाइए कोई भी कार्यवाही जो की जाए वो सही है। आपने कहा एफआईआर, आज एफआईआर में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम भी नहीं लिया गया। कल हाईकोर्ट ने बुरी तरह से उनको कहा कि आप कर क्या रहे हैं, ना सरकार कुछ कर रही है ना कॉन्ट्रैक्टर की आज तक अरेस्ट हो रहा है। 20 दिन के बाद में कम से कम हमने 50 डिबेट की होगी। डिबेट में मालूम चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, डिबेट में मालूम चलता है कि कॉर्पोरेशन ने विदाउट परमिशन उसको चलने दिया। आज कोई एक्शन नहीं। आज उनको मुआवजे की बात, तो कम से कम कांग्रेस की मांग है कि एक आदमी को 1-1 करोड़ का मुआवजा जब तक नहीं दिया जाता है उनके परिवार के साथ न्याय नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई कांग्रेस बीजेपी की तरह ये बात नहीं कर रहा हूँ, देश के और गुजरात के नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ। जो लोग भी आपकी डिबेट देख रहे होंगे सब कुछ भूल जाइए। अगर 135 लोगों की, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ नहीं बिल बताइए कहाँ है उसका पेपर? आज तक नहीं मिला है। कौन सा एसआईटी का किसने किया है? हाईकोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कलेक्टर ने किया है, कुछ नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, जो चीज हम आंखों से देख सकते हैं, क्या उसके लिए आपको कमेटी की जरूरत है? नहीं, उसके लिए नियत की जरूरत है। अगर नियत में खोट नहीं होती तो आज वो कॉन्ट्रैक्टर जेल में बैठा होता। अगर नियत में खोट नहीं होती तो आज वो ऑफिसर है कॉन्ट्रैक्टर के, वो आज जेल में बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कि इस पर सियासत नहीं होनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बयान नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन दिनों ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसको लेकर सवाल है और भी हमारे साथ जनता से सवाल बहुत सारे हैं। कौन सा? मैं शिक्षा का जवाब दे दूं आपको, जो शिक्षा का जल्दी से बता दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा जो युवा साथी है, क्योंकि हम लोग डिबेट पॉलिटिकल तो करते हैं पर पॉजिटिव बात करना उतना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 8 वचन जो इस बार लेके आई है, कम से कम 3000 स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो राजस्थान में महात्मा गांधी स्कूल है, उसी तरह से गुजरात के स्थापना होने, सत्ता आने के बाद यहाँ पे ये स्कूल्स बनाए जाएंगे। इनका शासन है, 6000 स्कूल बंद हुए। हम लोग जो आज यूनिवर्सिटी का, इनका संकल्प पत्र का तो 2017 का कहा था कि यहाँ पे विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आज टॉप 50 भारत की यूनिवर्सिटी में भी गुजरात का नाम नहीं है और गुजरात के छात्रों को, उनके माता पिता को बड़ा खर्च करके गुजरात के बाहर अन्य राज्यों में अपने पुत्रों और पुत्री को भेजना पड़ता है। ये रोका जाएगा। चलिए, ये सब रोका जाएगा। किसका सवाल था पीछे से? क्या नाम है आपका? हितेश पंचाल। क्या सवाल है, किससे है? पहले तो ये बताइए। सवाल मेरा विश्वकर्मा जी, जगदीश भाई आपसे है। मैं ये कहना चाहूंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आप लेके आए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट होगा और
अगर स्टार्ट हो भी गया है तो वो कब तक पूरा होगा? मतलब इतनी स्लो क्यों? हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, वो सब जो पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार थी या पिछली जो भी सरकारें थी वो सब साइड में रख चुके थे, हमें उसे वापस से लेके आना है। आप गुजरात में लेके आए हैं, पूरे विश्व स्तर में क्यों? विश्व स्तर पे क्यों नहीं? उसके मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे। काफी शिक्षा अच्छा। को लेकर सवाल है और इसका जवाब जरूर विश्वकर्मा जी से लेंगे, लेकिन खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अलय पटवारी, किससे सवाल है? बीजेपी से। बीजेपी से क्या सवाल? बीजेपी विकास की बहुत बात करता है. विकास मीन्स एजुकेशन, राइट? एंड इट्स को रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स. बट द मेजर प्रॉब्लम इज दैट there has been a 32.15% rise in suicide rates in students cases from 2017. There's in 4 major cities of Gujarat, Ahmedabad, Surat, Vadodara and Rajkot, there has been a 7% rise in suicide cases. Suicide cases are never been talked about by BJP. So what are the plans of actions that they are going to take against suicide rates? Because it's under their tenure that we are seeing a 32.15% rise nationally and 7% rise in the major cities in Gujarat. So what are the actions they are going to take, and what are Congress going to take actions to help? विश्वकर्मा जी 27 साल हो गए, लेकिन इन 27 सालों में आप ये नहीं बता पाए जनता को कि आपका रोड मैप है क्या शिक्षा का। शिक्षा की बात करूं तो देश में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज आज गुजरात के अंदर भी हैं। मैं मेडिकल सीट की बात करूं तब जब हमने बीजेपी ने जब गुजरात में शासन शुरू किया तब सिर्फ 800 सीटें मेडिकल की थी। आज गुजरात के अंदर 2022 में हम गए 8,500 सीट मेडिकल की है। एक इंजीनियरिंग की बात की जाए, इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ी है। बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात की जाए, गुजरात के अंदर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है, रेलवे यूनिवर्सिटीज है। गुजरात के अंदर आईटी पॉलिसी है। अभी किसी ने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी, तो जब तक आजादी के 75 साल तक जो एजुकेशन को, जो पॉलिसी को पढ़ाया जाता था, स्टडी किया जाता था, उससे बेहतर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के लिए पॉलिसी चेंज करने का निर्णय लिया और पॉलिसी भी नहीं बनाई। साथ में ही गुजरात ने इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। रिसेंटली पूरे देश के अंदर लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए छोटे से गांव या कस्बे का बेटा भी इंजीनियर बन पाए, छोटे से गांव का बेटा भी मेडिकल के अंदर अपना एजुकेशन कर पाए। इसीलिए लोकल लैंग्वेज को भी प्राधान्य दिया गया और लोकल लैंग्वेज के अंदर भी मेडिकल की स्टडी होने लगी। इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों के अंदर कोई भी छोटा सा गांव हो, कस्बा हो, कहीं का भी लड़का हो, वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, इजी लैंग्वेज रोहन को जी, आप समझ सहमत सकता हैं? है। ये जो तमाम पॉइंट्स बताए हैं विश्वकर्मा जी ने, ये कांग्रेस को नजर क्यों नहीं आते हैं? देखिए, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। जो मेरे साथी ने सवाल पूछा, मुझे बताइए उस सवाल और जवाब में कुछ रिलेशन था? कोई रिलेशन नहीं था। उन्होंने कहा कि आत्महत्या क्यों हो रही है, इन्होंने अपना भाषण सुना दिया कि हमने, यही फर्क है। ये जो इनका विकास है सिर्फ भाजपा को दिखता है। उनकी नजर से उनका चश्मा पहन लीजिए तो आपको सब विकास दिखेगा, उनका चश्मा उतार दीजिए आपको हकीकत दिखेगी। सवाल था कि आत्महत्या क्यों हो रही है, उनका जवाब नहीं था। उसका कारण क्या है? जिस प्रकार से ड्रग्स का, मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में कभी इतना बड़ा इश्यू ड्रग्स का नहीं रहा। जितने भी माता पिता देख रहे होंगे सबको मालूम है इतना बड़ा इश्यू हो गया है। उनको नहीं मालूम है कि आज उनका पुत्र सुरक्षित है या नहीं है। दूसरी बात, मैंने कहा कि पेपर लीक, 22 पेपर का लीक होना ये कोई छोटी चीज नहीं, ये पहली बार हुआ है। आज जिस प्रकार का माहौल, एक तनाव का माहौल आज व्यक्ति के ऊपर होता है। आज रोजगारी की हम बात कर रहे हैं, रोजगारी के मामले में भी गुजरात बहुत आगे चला गया है। इन्होंने कहा हॉस्पिटल की बात करें, मैं इनको चैलेंज करके पूछता हूं, एक भी बताइए, एक भी नया हॉस्पिटल आपने बनाया हो? 31 हॉस्पिटल है, उसमें से 21 जो है वो प्राइवेट है, 10 सरकारी है, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। देखिए, मुद्दों की बात हम लोग भाषण करना और हकीकत जमीन पे क्या है, मैंने कोई स्टेप ले लिया सरकार के तौर पे, पर जमीन में जनता को फायदा हो रहा है कि नहीं, मूल्यांकन उससे होना चाहिए। मैंने क्या किया उससे मूल्यांकन कभी नहीं होगा। और इसीलिए कहा जाता है, साल का सूखा खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? आज योगी जी मोरबी में बोल रहे थे और उनका साफ कहना है कि आप जनादेश का, जनता का सम्मान नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपमान करना जानते हैं। देखिए, मुद्दा यहाँ पर जो 27 साल की आपने बात की, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं मैच्योरिटी देख के यहाँ पे खुश हूं कि जो सवाल आ रहे हैं, जो लोग के भी आ रहे हैं, वो उनके लिए आ रहे हैं। हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे माता पिता ने हमारे पीछे जो इतनी मेहनत की उसका क्या होगा। और यही मुद्दा है कि जब तक ये 27 साल में आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, जैसे ही चुनाव आया भाजपा ने भावनात्मक मुद्दे लाकर चुनाव को बदलने का प्रयास किया, आखिर में रह गए। लास्ट टाइम भी उनका अहंकार था 150 प्लस हम लेके आएंगे, कहां पे लेके आ गए? 99।
ये गांधी और सरदार का गुजरात है। ये गांधी और सरदार के गुजरात में उन्होंने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर दिया, और गांधी के गुजरात में जिस प्रकार से खुलेआम दारू और ड्रग्स मिल रहा है, ये गांधी और सरदार का गुजरात इस बार इनको माफ नहीं करेगा, इस बार बदला लेकर रहेगा। चलिए, मुद्दे बदलने की राजनीति विश्वकर्मा जी आप क्यों करते हैं, इस पर छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद जनता के सवाल। सबसे पहले मैं ड्रग्स के लिए बात कहूंगा। अगर गुजरात की सरकार, गुजरात की पुलिस, हमारा गृह डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं होता, ड्रग्स पकड़ता है तो भी इनको प्रॉब्लम है, अगर ड्रग्स नहीं पकड़ता तो भी प्रॉब्लम है। ड्रग्स अगर गुजरात की बॉर्डर बाहर की स्टेट से अगर आता है और अगर ड्रग्स हम पकड़ लेते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम्स है। जो ड्रग्स पकड़ा गया है वो गुजरात की बॉर्डर में गुजरात की पुलिस ने, गृह डिपार्टमेंट ने अच्छी तरह से जांच करके ड्रग्स पकड़ा है। गुजरात के अंदर युवाओं तक ड्रग पहुंचने से गुजरात की सरकार ने रोका है, गुजरात की पुलिस जवानों ने रोका है। दूसरी बात, उन्होंने कही विकास की बात। आपका जो कैमरा है चारों ओर घुमा लीजिए। आज जो हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ 25 साल पहले की बात अगर की जाए तो यहाँ सर्कस के टेंट लगते थे। आज सर्कस के टेंट के बजाय पूरे देश के अंदर अगर पहला रिवर फ्रंट हो तो गुजरात के अंदर, कर्नाटक, अहमदाबाद के अंदर है। तो क्या विकास दिखता नहीं है क्या आपको? देश का सबसे पहला बुलेट ट्रेन अगर कहीं शुरू होने जा रहा है तो गुजरात के अंदर हो रहा है। अहमदाबाद के अंदर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत, तो अहमदाबाद के अंदर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या विकास नहीं है क्या? यानी हमारा जो चश्मा है, विकास का जो चश्मा उन्होंने तो कहा है, एक सेकंड, वो विकास का चश्मा गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने पहना हुआ बीच में है। लेके आना, फिर ऐसी राजनीति करना गलत है ना। और भी जनता के सवाल है। क्या नाम है आपका? अब्दुल वारसी। किससे है सवाल? ओ विश्वकर्मा जी से। पहले तो मोरबी की घटना पे मैं जवाब चाहूंगा कि ये बोले कि प्रधानमंत्री जी दूसरे दिन आए। प्रधानमंत्री जी ऐसे तैसे थोड़ी आते, उनको तो ऐसा लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, एक्शन चाहिए, उनको रोपान चाहिए। 4 दिन तक मोरबी की हॉस्पिटल को रिनोवेशन किया गया, कलर किया गया, बेडशीट जामनगर सिविल से मंगाया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री 4 दिन के बाद जो घटना बनी उसके बाद। दूसरा सवाल ये है मेरा उनसे कि ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स, मुद्रा एयरपोर्ट, मुद्रा पोर्ट किसका है? तुमने मुद्रा पोर्ट के मालिक के ऊपर कोई कार्यवाही की? नहीं की। तो आप लोग के जो कनेक्टेड लोग हैं, अदानी, उनके पोर्ट पे क्यों और ड्रग्स आता है और आप उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ना मोरबी पर संतुष्ट है और ना ही ड्रग्स की कार्रवाई पर संतुष्ट है। और किसी का भी सवाल था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सौधियान है और मैं एक समाज सेवक हूँ। पिछले 6 साल से छात्र संसद एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात में, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आज तीसरी पार्टी भी यहाँ पे पॉसिबल होती तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि एक पार्टी तो कहीं ना कहीं 27 साल से कुछ कर नहीं पा रही है। तो जहाँ पे जो पोटेंशियल कैंडिडेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बीजेपी दिख रही है, मैं उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, आज हमारे गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 1.6% है। अभी जस्ट मैंने गूगल पे सर्च किया। लेकिन जो कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, गुजरात की जनसंख्या 6 लाख जनसंख्या में से सिर्फ 10 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रह गए। कॉर्पोरेट कल्चर में जो आजकल फायरिंग करने का जो माहौल, ट्रेंड जल्दी शुरू हुआ है कि बड़ी बड़ी एमएनसीज आती हैं, यहाँ के लोगों को हायर करती है और जब उनका मर्जी हो तब उनको कॉर्पोरेट कल्चर में से निकाल दिया जाता है। तो इसके ऊपर लेबर लॉज में भी सिर्फ और सिर्फ लेबर्स के ऊपर बनाए गए लॉज हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 हजार तनख्वाह कमाने वाले लोगों के लिए। वो तबक्का जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं 48 से 49% इन अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इन सवालों का जवाब जरूर लिया जाएगा, लेकिन पोटेंशियल को लेकर सवाल खड़े कर दिए रोहन गुप्ता जी, और आपसे सवाल नहीं पूछा है और शायद आम आदमी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम जय जोशी है। सो मैं एक छात्र हूँ। तो जैसे ही हमारी छात्र की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, जैसे ही सचिन भैया ने बोला है कि अभी एम्प्लॉयमेंट की क्या बात है, एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है गुजरात में, बच्चों को मिलती है या नहीं मिलती है। तो मेरा सवाल यह है कि जो गिग वर्कर्स है, तो जैसे कैब वर्कर्स है, जो जोमेटो के राइडर है, फूड राइडर है, तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में क्या बात है? बिकॉज जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट वालों की इतनी सिक्योरिटी नहीं है, तो ये छोटे वर्कर्स है, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी की पॉलिसीज क्या होगी फ्यूचर में? तो हमें ये जानना है और ये सवाल दोनों सरकार से है। चलिए, दोनों से सवाल है। जॉब सिक्योरिटी के लिए क्या रोड मैप है विश्वकर्मा जी? काफी अच्छा सवाल, भी ये रोड मैप पूछे जा रहे हैं। काफी अच्छा सवाल आपकी ओर से, जनता की ओर से आया है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप कहाँ का रहने वाले हैं? यूपी से? एक बस हो क्या? आप यूपी से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। पिछले 20 साल से बड़ौदा में रह रहा हूँ। ओके फाइन। आप यूपी से बिलोंग करते हैं
लास्ट 20 साल से गुजरात में रह रहे, यानी गुजरात के अंदर रोजगार मिल रहा है। मैं वापिस आता हूं, कोरोना के अंदर जब कोरोना की महामारी पूरे विश्व के अंदर थी, तब जो लोग बाहर के राज्यों के थे, नेबर स्टेट के थे, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो गुजरात सरकार ने कम से कम 50 से 60 लाख कामगारों को माइग्रेट होकर गुजरात से हमने नेताजी जवाब दे रहे हैं। गुजरात से हमने ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, बाकी व्हीकल के माध्यम से हमने उनके घर तक पहुंचाने का काम गुजरात सरकार ने किया है। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात के अंदर रोजगारी है। दूसरी बात, 6 महीने पहले ही हमने एक काफी बड़ा श्रम रोजगार विभाग ने कैंप किया। वहां एक ही दिन में पूरे गुजरात के अंदर अलग अलग कॉलेज कैंपस में करीबन 1 लाख लोगों को जॉब प्लेसमेंट दिया। और देश के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने पहले एक जॉब फेयर रखा था। उसके अंदर पूरे देश के 75 जगह पर जॉब फेयर था। अहमदाबाद में यही रिवर फ्रंट के पास टागोर हॉल में जॉब फेयर था। उसी दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीबन 10 लाख लोगों को जॉब दी गई और गुजरात के 65,000 से भी ज्यादा लोगों को जॉब दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटी गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा है। जनता यहाँ पर है इन तमाम दावों का फैसला करने के लिए। लेकिन रोहन जी, एक बात जो यहाँ पर कर रहे थे, पोटेंशियल को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और आम आदमी पार्टी को भी याद किया जा रहा था। ऐसा तो नहीं कि लड़ाई ये नंबर 1 और नंबर 2 की हो गई है विपक्ष में? देखिए, बिल्कुल नहीं। वहां पे ये बड़े जुमलेबाज और छोटे जुमलेबाज की लड़ाई है और गुजरात की जनता जुमलेबाजों को पहचान चुकी है। इस बार उनके झांसे में नहीं आएगी। भाई ने सवाल पूछा उन्होंने और इन्होंने जवाब दिया, वापस वही गैप, क्योंकि इनका एक सोचा हुआ एक प्लान दिया हुआ, 2 पेज का, यहां से चालू करना, यहां पे खत्म करना, 280 वर्ड है, उसके ऊपर कुछ बोल दिया तो मर गए। ये इनकी हकीकत है, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। अब कहा एक दिन में 10 लाख जॉब कहां से आ गई भाई साहब? यहाँ पे वो कह रहे हैं 10 लाख, मैं 10 लाख की बात कर रहा हूँ। सुन एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल पूछा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब की जो इनसिक्योरिटी है और बहुत बड़ा इशू है, जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनीज आज एक दिन तो आप एम्प्लॉयमेंट कर लेगी और भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी, दूसरे दिन रातों रात निकाल देगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको बहुत सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा। और कांग्रेस की सरकार आते ही हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी कहा है कि इस मुद्दे पे सीरियसली हम लोग थिंकिंग करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब लॉज हैं उसके ऊपर भी कहीं न कहीं नियंत्रण होकर एक लॉ बनाना पड़ेगा, जिससे इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे शोषण ना हो। और इनकी सरकार क्या है, इनका तो काम ही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज रखना है। आज हमारा वादा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को हटा के उनको कायम ही किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। दूसरा, मैं ओपीएस की बात कर रहा हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम सत्ता में आते ही ओपीएस लागू करेंगे। ये नहीं कर पाएंगे। हमारे 8 के 8 वादे जो हम रोजगार की बात कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं, हवा पानी में बात नहीं कर रहे हैं। जो काम हमने आज दोनों राज्यों में किए हैं उसको हम लेके आए हैं और ये हवा में यही कॉन्फिडेंस है आपका कि इस बार आप सत्ता में वापस लौटेंगे? पीछे से भी सवाल है। एक सेकंड, बहुत देर से वो इंतजार कर रही है। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? भगवती अग्रवाल। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ फार्मेसी निर्मा यूनिवर्सिटी। किससे सवाल है आपका? बीजेपी से मेरा ये सवाल है कि बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन हमने देखा कि बिल्किस बानो केस में 11 जो रेपिस्ट थे उनको रिहा कर दिया गया। और अगर हम देखें तो रोज गुजरात में एवरेज 6 से ज्यादा रेप केसेस होते हैं। तो जब मोदी सरकार विकास की बात करती है तो क्या औरतों की सेफ्टी, औरतों का विकास, औरतों की सुरक्षा उनके उसमें नहीं है? एंड उनके क्या कदम है कि वो औरतों को ये विश्वास दिला सके कि हाँ, गुजरात उनके लिए एक सेफ रहने की जगह है? विमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा। क्या नाम है आपका? प्रियांशी दलसाणी। किससे सवाल है? बीजेपी से। क्या सवाल है आपका? अगर आपके पास सत्ता है तो बेरोजगारी पर आपने क्या निर्णय लिया? सीधा सवाल बेरोजगारी को लेकर तो 2 पॉइंट्स निकल कर आए। पॉइंट्स एक तो विमेन सिक्योरिटी का है और विश्वकर्मा जी, सवाल बड़े ही बोल्डनेस के साथ पूछा गया है कि विमेन सिक्योरिटी पर 27 सालों में आपने क्या किया? मैं प्रेक्षक को पूछना चाहूंगा, आप कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद में कौन से एरिया में रहते हैं? अहमदाबाद के अंदर आज देश का सबसे सेफेस्ट स्टेट अगर कोई है तो गुजरात है। गुजरात के अंदर जितनी भी यहाँ बेटियां बैठी है, बहनें बैठी है, उनको पूछ लीजिए
कि रात को 12 बजे, रात को 2 बजे हमारी बहन बेटियां अकेली जा सकती है और आ सकती है। गुजरात के अंदर, गुजरात है जितना सेफ स्टेट आज देश के अंदर नहीं है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए वापस लीजिए, एक सेकंड, आपकी सुन लीजिए। डिबेट में तीसरी बार कि क्या सवाल था, क्या जवाब था। ये इन्हीं की सरकार का रिपोर्ट है रुक कि जाइए, हर रुक रोज जाइए, रुक जाइए। ये इन्हीं की सरकार का रिपोर्ट है कि हर रोज गुजरात में 5 रेप की घटनाएं बनती है और ये घटना 3691 केस गुजरात में रिपोर्ट हुए हैं। यही उनके खोखले विकास की दावे की पोल खोल रही है। आज बहन ने बहुत अच्छी तरह बोल्डली सवाल पूछा, बिल्किस बानो की बात की। आज एक देखिए, हर जगह पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है, मानवता की बात होती है कि एक रेप कन्विक्ट को आप छोड़ रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये गुजरात में असहिष्णुता कभी नहीं है। गांधी और सरदार का गुजरात है। इस प्रकार का माहौल गुजरात में कभी नहीं कहा। धर्म बाजू में बात है। जब महिला सुरक्षा की बात आए, हम सबको मिलकर खड़े रहना चाहिए और उसके ऊपर आपको एडर्स मॉडल सेट करना चाहिए। वो तो जाने दीजिए, रेप कन्विक्ट को छोड़ के उनका स्वागत करना, ये कल्चर सिर्फ भाजपा का हो सकता है। इस सवाल ये पर और जवाब किसी का नहीं। विश्वकर्मा जी देंगे, लेकिन फिर उन सवालों पर भी जवाब देना चाहिए। रोहन जी, जो अशोक गहलोत जी ने कहा था, निर्भया के बाद जो कानून बने उसको लेकर क्या कहा था अशोक गहलोत जी ने कि फांसी की सजा है, इसी वजह से रेप भी होता है और मार भी दी जाती है बेटियां। ये बयान तो बेतुके हैं ना। देखिए बिल्कुल, कोई भी स्टेटमेंट जो होता है महिला सुरक्षा के मामले में, मैंने पहले भी कहा, जब भी मैं डिबेट करता हूं, पहले मैं एक नागरिक होता हूं, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होता हूं। महिला सुरक्षा के मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई गलत क्लेम नहीं होना चाहिए। जो लोग भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो कि किसी और की ये काम करने की हिम्मत ना हो। जनता के और भी सवाल खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? श्रद्धा मेहता। क्या करती हैं? आई एम ए टीचर। टीचर, किससे सवाल? मैं ग्रांटेड स्कूल में टीचर हूँ और मेरी क्वेश्चन भाजपा सरकार से है, जिन्होंने सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर का स्थान था एक समाज में, सबसे नीचे गिरा है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि एनपीएस लाए और ओल्ड पेंशन योजना जाने दी, चलो वो भी सही है, लेकिन उसमें जो वादे किए हैं उस पर भी वो कायम नहीं रहे। उन्होंने ऐसा बोला था थोड़े मुझे लगता है 2-3 महीने पहले, जब हम टीचर्स ने उनके सामने गए थे और ये किया था कि भाई 10% अगर टीचर देता है तो सामने वो सामने 40% देंगे, लेकिन अभी उनका चेंज हो गया है। वो बोल रहे हैं 10% के सामने 10%, 12% के सामने 12% और 14% के सामने 4%। या एनपीएस बेकार है। कांग्रेस ने जो ओल्ड पेंशन दिया था, सही में वो एक आफ्टर रिटायरमेंट इट इज अ ग्रेट वेल्थ फॉर अ टीचर। और टीचर्स की समस्या, इसका जवाब विश्वकर्मा जी से लेंगे। और किसी का सवाल? सवाल हो चुका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक मिश्रा है। मैं सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। किससे सवाल है? मेरा सवाल दोनों पार्टी से है। मेरा सवाल ये है कि जब भी इलेक्शन आने वाला होता है, चुनाव आने वाला होता है, तो उनकी काम करने की स्पीड तेज हो जाती है, लेकिन उसके पहले क्या होता है? लेकिन रोहन जी और विश्वकर्मा जी, जनता है, सब जानती है, बता दीजिए कि स्पीड पहले क्यों नहीं रहती है जो 5 साल आपका कार्यकाल होता है? मैं सबसे पहले बेटे को अभिनंदन दूंगा कि काफी अच्छा सवाल किया। जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र के अंदर, तो जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जो बना करते थे, ब्रिजेस वगैरह, उसकी पूरे देश की अगर नाप की जाए तो पूरे देश के सिर्फ 12 किलोमीटर रोड कांग्रेस की सरकार के बनते थे। आज बीजेपी की सरकार है सेंट्रल के अंदर, तो पर डे के 250 किलोमीटर के रोड आज बन रहे हैं। विकास की बात की कि तेजी फास्ट हो जाती है, जाहिर सी बात है। गुजरात के अंदर 27 साल के भाजपा की सरकार थी, मगर केंद्र के अंदर हमारी सरकार नहीं थी। जब से देश के यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी वहां बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरा देश का डेवलपमेंट फास्ट हो चुका है। और उसी के देर में एक छोटी सी बात करूंगा कि 10 साल से सरदार सरोवर के डैम था, जो सरदार सरोवर जो डैम था, वो डैम का खातमुहूर्त सरदार सरोवर डैम का खातमुहूर्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हाँ। उसकी देखिए, जनता ज्यादा है, सवाल ज्यादा है, इसलिए छोटे छोटे जवाब दीजिए। मैं तो गुजरात से नहीं हूँ, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। मैं ऐसे घूमने आ जाया था कुछ काम से, लेकिन गुजरात का नाम विकास के मामले में पहले लिया जाता है। आज हिंदुस्तान के अंदर पहले ऐसा था, एक सैनिक अपने दुश्मन से लड़ने के लिए काफी था, दुश्मन के लिए सक्षम था, लेकिन उसको देश के अंदर आना है तो उसको
बॉर्डर से कश्मीर तक आने में दिक्कत होती थी, आतंकी हमला होता था। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, देश का अंतर्गत आतंकवाद पूरा खत्म। आप बदलाव महसूस कर रहे हैं। और भी कोई लोग हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे? एक और सवाल आपसे, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल हैं और 27 साल से आपका राज है, आपसे ही ज्यादा सवाल है। क्या नाम है आपका? ईशा परमार, किससे सवाल है? बीजेपी से। मोदी जी जब जामनगर आए थे तब स्लम एरियाज को आपने कर्टन्स के रूप में ऐसे ढक दिया था। क्या आपको शर्म आती है देश के जो विकास नहीं हो रहा है उनको दिखाने में? आपकी संस्कृति ये है क्या? किसी और का भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपका सवाल है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? राजेश। किससे सवाल है? मेरा सवाल जनता से है। आज 27 साल से अगर जनता में पूरा बीजेपी अच्छी तरह से शासन चला रही है, फिर भी इनकी अगर छोटे मोटे कुछ गलती रह जाती है तो ये जनता को इग्नोर कर देना चाहिए और जनता को फ्री की रेवड़ी नहीं खानी चाहिए। जनता को फ्री चाहिए, ये फ्री जो नेता लोग बांटते ना वो फ्री नहीं चाहिए। हाँ, जो कुछ भी लेना है हमको पैसा दे के लेना है। यहाँ पे हराम की नहीं खाते हैं, जनता हराम की नहीं खाना चाहती है, पर ये नेता लोग जो है भ्रष्ट नेता जो लोग फ्री की रेवड़ी बांटना चाहते हैं वो बंद होना चाहिए। रोहन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जो ये कह रहे हैं कि 27 साल से सरकार है, 1-2 गलतियां हुई हैं, वो भी सरकार से ही शिकायत करेंगे, लेकिन इन सब में आप कहाँ हैं? आज शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी तो खरपतवार हैं और पीएम मोदी को बोल दिया ये तो कल्प वृक्ष हैं, इनसे जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। देखिए 27 साल से जनता देख रही है कि क्या मिला। अभी कहा जाता था गुजरात डे 1 से विकसित राज्य है। ये गुजरात किसने बनाया? इन्होंने कहा मैंने बनाया, मैं अहंकार नहीं करूंगा। ये गुजरात गुजरातियों ने बनाया, ये गुजरात हम सबने मिलकर बनाया, किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं। और हम लोग बात करते हैं कि गुजरात के पीछे क्या है? छोटे उद्योगपति, यहाँ पे जो छोटे छोटे एसएमई जो कहा जाता है, ये गुजरात के विकास की जान है। जिस प्रकार से डैम बने, ब्रिजेस बने, गुजरात में डे 1 से जब कांग्रेस की सरकार रही, सरकारी स्कूल की बात हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो, डेयरीज की बात हो, ये सारा विकास जो पाए में वो कांग्रेस पार्टी का था। इन्होंने क्या दिया? कोरोना काल में क्या हाल हुआ? आज मृत्यु को छिपाया गया। WHO की रिपोर्ट थी 10,000 मृत्यु दिखाई गए, 3 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे कोरोना में मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा इन्होंने छुपाने का काम किया। इन्होंने क्या किया? मोरबी जैसी जो हत्याकांड है इनको छिपाने का काम किया। आज भ्रष्टाचार के मामले में गुजरात 6ठे नंबर पे पूरे देश में आ गया है। 3.5 लाख करोड़ का ऋण गुजरातियों के सर पे है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की देन है। इसका जवाब भाजपा से गुजरात की जनता एक और सवाल है, आगे आ जाइए थोड़ा सा आप, अगर आपका सवाल है। दूर से आप सवाल खड़े कर रहे थे, किससे सवाल है आपका? नाम बताइए पहले। मेरा नाम है राजकुमार जानी। मेरा सवाल है कांग्रेस से। कोई भी चीज सीखनी है तो इतिहास से सीखनी पड़ती है। आज जितने युवाएं बैठे हैं उनकी उम्र 20-22 साल है, कभी इनको पूछो कि आपने कभी कर्फ्यू नाम का शब्द सुना था? आज कर्फ्यू, आज आप लोग पढ़ सकते हो मेरे भाइयों बहनों, आप पढ़ सकते हो क्योंकि गुजरात में कर्फ्यू नहीं है। और गुजरात में कर्फ्यू नहीं है क्योंकि भाजपा की सरकार ने कर्फ्यू बंद किया है। और कर्फ्यू के अंदर कोई जा नहीं सकता था। कोई अभी आप डिबेट कर रहे हो इंडिया टीवी वाले यहाँ पे, अगर यहाँ कर्फ्यू होता ना आप डिबेट नहीं कर सकते थे। चलिए देखिए, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। ये आगे आ जाइए थोड़ा। एक और सवाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है द्विज त्रिवेदी। मेरा किससे सवाल? मेरा कांग्रेस से सवाल है। अभी सर बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट में, तो अभी 2021 में मुझे याद है कर्नाटक के एमएलए खुद बोले थे कांग्रेस के कि अगर रेप हो रहा है तो आप लोग बैठो और एंजॉय करो। ये उनके कांग्रेस के एमएलए का स्टेटमेंट था। दूसरी बात, अगर गुजरात में पेट्रोल के दाम कम हो रहे तो राजस्थान सरकार पेट्रोल के दाम क्यों कम नहीं कर रही है? और तीसरी बात, मुझे इतना बहुत याद नहीं है लेकिन कुछ नेहरू जी का स्टेटमेंट था कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है। अगर कांग्रेस, मैं तो मतलब मेरे मम्मी पापा से सुना है जब कांग्रेस आ जाती है तो मुस्लिम थोड़ा ज्यादा मतलब ऐसा पावर हो जाता है, हिंदू पे थोड़ा बहुत, हिंदुओं को ऐसा कम महत्व क्यों देते हैं कांग्रेस? सवाल ज्यादा हो गए, मैं आ रही हूँ आपके पास। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप है, ये लगा रहे हैं। अपने माँ बाप से सुना है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जवाब है। इसका जवाब मैं इसलिए नहीं देना चाहूंगा कि जब देश की जनता की बात आती है, मैं बता रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा जो यहाँ पे खड़े थे कि कर्फ्यू, अब ये कहा जाता है कि जब तूफानी बच्चे को स्कूल का क्लास का मॉनिटर बना दो तो तूफान बंद हो जाता है। यही भाजपा का हाल है। तो जो आज बात कर रहे हैं, देखिए जनता में कभी भी ये जब मुद्दे कब आते हैं, मैंने कहा 27 साल के कोई भी चुनाव आप निकाल के देख लीजिए, जब भी यहाँ पे चुनाव आते हैं स्मशान कब्रिस्तान, ये क्यों आता है? अगर आपने काम किया हो, अगर आपको लगता है कि आपके काम में दम है तो आपको जरूरत ही नहीं इन मुद्दों को उछालने का। ये भाजपा की मजबूरी है कि जब काम का रिपोर्ट देना होता है तब हिंदू मुसलमान की राजनीति करो, अपनी सत्ता बच जाएगी। पर इस बार नहीं बचेगी। इस बार जो ओपीएस में, मैं कहना चाहूंगा, जो महिला जो टीचर थे, मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा। ओपीएस और एनपीएस
ईपीएस का सवाल किया, वो महिला ने जब सवाल, ये कॉन्क्रीट सवाल है, आप जवाब दीजिए ना। ठीक है, आप विकास के मामले में दूर भाग रहे का हैं। जवाब दीजिए। आप पर ध्रुवीकरण के आरोप विश्वकर्मा जी लगते हैं, इतनी उपलब्धियां हैं तो ध्रुवीकरण की जरूरत क्यों है? मैं इस सारे मुद्दे को साइड में 1 मिनट कर रखना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि गुजरात का विकास, हर जन जन का विकास आज हो रहा है। आज भारत देश आत्मनिर्भर हो रहा है, मेक इन इंडिया बन रहा है, लोकल टू वोकल हो रहा है। ऐसे मुद्दे पर आज युवाओं को या तो कांग्रेस को चर्चा नहीं करनी है और खामोखा ऐसे मुद्दे उखाड़ने हैं कि जो मुद्दे है ही नहीं। उन्होंने काफी अच्छा कहा, अभी उन्होंने आपका सवाल बोला कि अगर लोगे सबका नंबर आएगा। हाँ, जवाब देने के नेता है। मैं उनको इतना कहता हूं, लोकल और वोकल, लोकल फॉर वोकल, ये मंत्र मोदी जी कब लाए? जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी के अंदर सड़ रहा था, तब जाकर लोकल फॉर वोकल का मंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। मैं आदित्य शेठ हूं, एक यूथ रन ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम छात्र संसद है। मेरे 2 प्रश्न हैं, एक जगदीश विश्वकर्मा जी से है और दूसरा दोनों पार्टी के नेताओं से है। पहला, महोदय, पोस्ट कोविड हेल्थ केयर डेवलपमेंट और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? और दूसरा प्रश्न, जहां तक ड्रग अब्यूज की बात है, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करें, हमने देखा है कि बीजेपी रीति और नीति की राजनीति करती है और उसके साथ साथ हम उसके काम से भी प्रभावित है, चाहे वो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो या एंटर फॉरेन पॉलिसी, किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है। तो मेरा यही प्रश्न है कि ड्रग अब्यूज के बारे में यूनिवर्सिटीज में भी आज बहुत हो रहा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? आप एक बात का स्वीकार करेंगे कि गुजरात की पुलिस ने ड्रग्स को पकड़ा है, बॉर्डर को गुजरात में ड्रग्स आने से रोका है कि नहीं रोका है? वो ड्रग्स अगर अंदर चला जाता तो क्या होता? स्टूडेंट्स तक पहुंचता। तो गुजरात की पुलिस ने सबसे अच्छा काम किया कि नहीं किया? ठीक है, एक और सवाल जनता की तरफ से। कौन सवाल करना चाहेगा? आगे, क्या नाम है आपका? ललित सुथार। क्या करते हैं? बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। किससे सवाल है आपका? कांग्रेस से। कांग्रेस से क्या सवाल है? मैम, उदयपुर में हत्याकांड हुई थी तो सो लेट रिएक्शन क्यों हुआ था उसके ऊपर पुलिस कर्मियों से, और कर्फ्यू क्यों लगाया गया था उसके ऊपर? सवाल रोहन जी ये है कि जब अपने राज्य में होता है, जो आपके शासित राज्य हैं, तो आप कहते हैं कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कोई घटना किसी दूसरी जगह पर हो जाए तो आप सवाल उठाने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए एक्शन लेना, तब भी मेरी डिबेट हुई थी सारी चैनल पे, उसी दिन शाम को जो एक्शन लिया गया वो पूरे देश के सामने है। और जिस प्रकार से पूरे देश में, मैंने कहा कि मैं जब डिबेट करता हूं पहले मैं देश का नागरिक हूं, उसके बाद किसी पार्टी में हूं। किसी भी मुद्दे पर जब सरकार होती है तो आपकी जवाबदेही होती है, जब आप सरकार में होते हो तो आपका काम है सवाल का जवाब देना, सवाल पूछना नहीं। आपको देखिए इतने सारे सवाल आए, इन्होंने क्या कहा, जो ही रटाया था 2 पेज का वो बोल दिया, एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। आपकी सरकार है 27 साल में, परिणाम जो होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि 3.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है गुजरात की जनता पे 27 साल में बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा? उसका जवाब दीजिए आप। कोरोना काल में हुआ वो क्यों हुआ? छोटे उद्योग बंद हुए वो क्यों हुए? युवा क्यों बेरोजगार हुए? महिला सुरक्षा में क्यों पीछे चले गए? आज विद्यार्थी क्यों खुश नहीं है? आज ड्रग्स पकड़ने की बात करें, ये देखिए ये उनका बेतुका जवाब कि हमने पकड़ ली। इतनी पकड़ी है तो बाकी की कहाँ गई आपको थोड़ी मालूम है? आप बताइए ना, इतनी ड्रग्स आ कहाँ से रही है? हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछने के लिए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।